हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटेक कोर्स के एनएलपी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 जिसके टॉपिक है एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन में स्टैटिकल मेथड, प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, ऑब्टेनिंग लेक्सिकल प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बेस्ड फर्स्ट पार्सिंग, सिमेंटिक एंड लॉजिकल फॉर्म, वर्ड सेंस एंड एम्बिग्यूटी, इनकोडिंग एम्बिग्यूटी इन लॉजिकल फॉर्म। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अगर आप बीटेक कोर्स कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे एम्बिग्यूटी रेसोल्यूशन क्या होता है। पिछले आप यूनिट में पढ़े होंगे एम्बिग्यूटी क्या होता है। तो पहले हम एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन से पहले हम लोग देखते हैं एम्बिग्यूटी क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे। एम्बिग्यूटी मीन्स सेंटेंस और वर्ड्स है मोर देन वन मीनिंग। कोई भी सेंटेंस और वर्ड हो जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो उसको हम लोग एम्बिग्यूटी कहते हैं। जैसे आप लोग इससे पहले आप लोग देखे होंगे एग्जाम्पल बैंक। तो बैंक का होता है एक रिवर का किनारा, नदी का किनारा एक बैंक होता है, एक होता है फाइनेंशियल बैंक जिसमें आप लोग पैसा जमा करते हैं। तो वही होता है आपका एक ही वर्ड या सेंटेंस का दो तरीके से मीनिंग। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आई सॉ द मैन विथ ए टेलीस्कोप। तो इसका दो मीनिंग निकल के आ रहा है, टू मीनिंग। आई यूज ए टेलीस्कोप टू सी द मैन हैज ए टेलीस्कोप। तो इस कन्फ्यूजन होता है, इसी कन्फ्यूजन को हम लोग एम्बिग्यूटी कहते हैं। फिर व्हाट इज एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन। एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन क्या होता है। एम्बिग्यूटी आप लोग ऊपर देख लिए, किसी भी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं उसको हम लोग एम्बिग्यूटी कहते हैं। अब एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन क्या होता है इसका डिफिनीशन देखेंगे। एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट मीनिंग एमंग मेनी पॉसिबल मीनिंग। एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन ये होता है कि मान लीजिए आप लोग बहुत सारे करेक्ट मीनिंग में से कोई पॉसिबल मीनिंग को फाइंड करना, उसी को हम लोग एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन कहते हैं। जैसे आप लोग कोई वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो उसमें कौन सा करेक्ट उसका मीनिंग होगा वही फाइंड करना आपका होता है एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन। जैसे आप लोग यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं, इसका दो मीनिंग है निकल आ रहा है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा मीनिंग होगा इसी को रिसॉल्व करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन। अगर इसका सिंपल वर्ड में देखेंगे, इट हेल्प कंप्यूटर चूज द राइट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये केवल राइट मीनिंग बताता है किसी भी सेंटेंस को चूज करने के लिए, उसी को हम लोग एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन कहते हैं। इसके कुछ टाइप होते हैं एम्बिग्यूटी के, एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन के नहीं, इसके एम्बिग्यूटी कुछ टाइप होते हैं, आप लोग ऊपर भी पढ़े होंगे। जैसे पहला होता है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, वर्ड लेवल पे होता है। व्हेन द वर्ड है मल्टीपल मीनिंग। जैसे आप लोग को पहले ही बताए थे एक बैंक होता है जिसको हम लोग रिवर भी बोल सकते हैं, रिवर बैंक भी, और मनी बैंक में यहाँ पे पैसा जमा होता है। तो इसका दो मीनिंग हो गया बैंक का मतलब। ही वेंट टू बैंक, तो विच बैंक, तो वहाँ पे आपको रिवर बैंक हो सकता है या मनी बैंक। तो यही होता है आपका दिक्कत लेक्सिकल एम्बिग्यूटी में, वर्ड का मल्टीपल मीनिंग होता है। फिर होता है सिंथेटिक एम्बिग्यूटी जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे होता है, इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। व्हेन ए सेंटेंस है मोर देन वन स्ट्रक्चर, और कोई सेंटेंस का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम लोग सिंथेटिक एम्बिग्यूटी बोलेंगे। जैसे ओल्ड मैन एंड वुमेन, इसका दो मीनिंग, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन हो गया, ओनली मैन आर ओल्ड। तो एक ही सेंटेंस का दो तरीके का मीनिंग हो सकता है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक एम्बिग्यूटी या सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर अगला देखेंगे सिमेंटिक एम्बिग्यूटी, मीनिंग लेवल। इसमें क्या होता है, व्हेन द मीनिंग इज अनक्लियर इवन आफ्टर द ग्रामर इज करेक्ट। जब मीनिंग मान लीजिए आपका अनक्लियर हो गया, जब आप लोग ग्रामर करेक्ट करें उसके बाद भी मीनिंग अनक्लियर हो जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं सिमेंटिक एम्बिग्यूटी या मीनिंग लेवल। जैसे यहाँ पे देखेंगे, द चिकन इज रेडी टू ईट, चिकन इज रेडी टू ईट, तो इसका दो मीनिंग हो सकता है, चिकन विल बी ईट या चिकन विल बी ईटन। तो यही होता है आपका मीनिंग लेवल। फिर वाई एम्बिग्यूटी हैपन, एम्बिग्यूटी हैपन क्यों होता है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे।
एम्बिग्यूटी हैपन बिकॉज वर्ड हैव मल्टीपल मीनिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन चेंज मीनिंग, लैंग्वेज डिपेंड ऑन कंटेस्ट, ह्यूमन आर फ्लेक्सिबल एक्सप्रेशन। ये सब कारण के बाद से एम्बिग्यूटी हैपन होता है। तो इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे एम्बिग्यूटी को? तो हम पहला स्टेप होता है यूजिंग कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट हेल्प अंडरस्टैंड मीनिंग। तो हम लोग वहाँ पे कंटेक्स्ट यूज करेंगे। जैसे ही वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट मनी, तो यहाँ पे बैंक का मतलब हो जाएगा फाइनेंशियल बैंक। जैसे हम लोग कोई कंटेक्स्ट लगा देंगे किसी भी सेंटेंस में या मीनिंग में, तो उसका मीनिंग करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे स्टैटिकल मेथड में क्या होता है, द सिस्टम यूज डेटा एंड पास्ट एग्जाम्पल। तो सिस्टम इसमें क्या यूज करता है, डेटा और पास्ट एग्जाम्पल। जैसे इफ़ 80% ऑफ द टाइम बैंक मीन्स मनी बैंक देन चूज दैट। अगर 80% टाइम बता रहा है कि बैंक का मतलब मनी बैंक ही होगा, तो हम लोग उसी को चूज करेंगे, ना कि मनी बैंक का मतलब रिवर बैंक। तो यही होता है आपका स्टैटिकल मेथड। फिर होता है प्रोबेबिलिटीज। ईच मीनिंग इज गिवन ए प्रोबेबिलिटी। हर मीनिंग का कुछ प्रोबेबिलिटी दे दिया जाए। जैसे फाइनेंशियल बैंक है तो 0.9, रिवर बैंक है तो 0.1। तो इसमें हम लोग चूज उसी करेंगे जिसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो। फिर आता है पास्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, POS टैगिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे। इट आइडेंटिफाई वेदर ए वर्ड इज नाउन वर्ब। ये आइडेंटिफाई करता है कि कहीं वर्ड नाउन या वर्ब तो नहीं। जैसे बुक ए टिकट, तो बुक वर्ब भी हो सकता है, और दिस इज ए बुक ये नाउन भी हो सकता है। तो ये भी रिड्यूस करता है कन्फ्यूजन को। फिर ग्रामर एंड पार्सिंग। द सिस्टम चेक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ग्रामर एंड पार्सिंग में क्या होता है, सिस्टम चेक करता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्स ट्री गिवन टू डिफरेंट मीनिंग। फिर होता है सिमेंटिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है, द सिस्टम अंडरस्टैंड मीनिंग एंड रिलेशनशिप। सिस्टम अंडरस्टैंड करता है मीनिंग और रिलेशनशिप सेंटेंस के बीच में। जैसे राम ईट्स मैंगो, तो ईट्स मैंगो किस में हो जाएगा, राम के अंदर आ जाएगा, राम ही आम खाता है। तो फिर अगला आता है वर्ल्ड नॉलेज। वर्ल्ड नॉलेज का मतलब ह्यूमन यूज रियल वर्ल्ड नॉलेज। जो भी ह्यूमन होते हैं वो रियल वर्ल्ड नॉलेज को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, ए ट्रॉफी डिड नॉट फिट इन द सूटकेस बिकॉज इट वाज टू बिग। ट्रॉफी सूटकेस में नहीं फिट हो रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो इट्स का मतलब क्या आ गया, ट्रॉफी नॉट सूटकेस। जैसे यहाँ पे ईट यूज किया है, तो ये किससे डिनोट हो रहा है, ट्रॉफी से, ना कि सूटकेस से। तो यही होता है, अगर आप लोग ग्रामर जानते होंगे तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया समझ जा रहे होंगे। यही सब आपके स्टेप होते हैं जिससे आप लोग को क्या हो सके, एम्बिग्यूटी को रिसॉल्व कर सकें। फिर इम्पॉर्टेंट ऑफ एम्बिग्यूटी रिसोल्यूशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये PDF नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या हमारे वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा theallnotes.com से। फिर अगला टॉपिक देखेंगे स्टैटिकल मेथड क्या होता है NLP में। इसका डिफिनीशन देखेंगे, स्टैटिकल मेथड इज ए टेक्निक दैट यूज डेटा नंबर एंड प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द लैंग्वेज प्रॉब्लम। स्टैटिकल मेथड ये होता है, ये एक टेक्निक होता है जो क्या करता है, डेटा का यूज करता है, नंबर का और प्रोबेबिलिटी का। तो किसके लिए, तो सॉल्व द लैंग्वेज प्रॉब्लम। जो भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए डेटा नंबर और प्रोबेबिलिटी का यूज करता है। उसी को हम लोग स्टैटिकल मेथड कहते हैं। और सिंपल वर्ड में देखेंगे, इंस्टीड ऑफ यूजिंग ग्रामर रूल के यूज करने के बिना ये कंप्यूटर लर्न फ्रॉम द डेटा एंड चूज द मोस्ट लाइकली आंसर। बिना ग्रामर का रूल का यूज करे कंप्यूटर क्या करता है, लर्न करता है डेटा से और चूज करता है करेक्ट आंसर को। उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिकल मेथड, जिसमें डेटा नंबर और प्रोबेबिलिटी का यूज करके कोई भी लैंग्वेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर वाई स्टैटिकल मेथड आर यूज इन NLP। क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि लुक एट द पास्ट डेटा, पिछले डेटा को ये देखता है, फिर फाइंड करता है उससे पैटर्न, फिर चूज करता है मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग। जो आपका प्रोबेबल मीनिंग मतलब जो करेक्ट मीनिंग हो उसी को चूज करता है, ये नहीं कि इसका कोई भी बता दे। जैसे
एग्जाम्पल देखेंगे बैंक का, तो पॉसिबल मीनिंग दो ही हो सकता है, या रिवर बैंक हो गया, मनी बैंक होगा। तो अगर इफ़ इन द मोस्ट सेंटेंस बैंक मीन्स फाइनेंशियल बैंक, द सिस्टम सेलेक्ट दैट। अगर मोस्ट सेंटेंस में बैंक का मतलब ये होगा फाइनेंशियल बैंक, तो सिस्टम किसको सेलेक्ट करेगा? फाइनेंशियल बैंक को ही सेलेक्ट करेगा। तो दी डिसीजन इज बेस्ड ऑन स्टैटिकल या फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसको ये चूज करेगा अकॉर्डिंग टू डेटा, उसी को हम लोग स्टैटिकल मेथड कहते हैं। फिर उसके कुछ की आइडिया होते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर टाइप ऑफ स्टैटिकल मेथड इन एनएलपी देखेंगे। पहला होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड, द सिस्टम काउंट हाउ ऑफ्टेन ए वर्ड और मीनिंग अपीयर। इसमें देखेंगे कि एक मीनिंग होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, कि कौन सा वर्ड का कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम लोग चूज करेंगे। जैसे ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल बैंक का देखेंगे 80 टाइम आया हुआ है, रिवर बैंक का है 20 टाइम। तो हम लोग इसमें क्या चूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड के अंदर जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा तो हम लोग फाइनेंशियल बैंक को ही चूज करेंगे। फिर आता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड, जिसमें जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उसको चूज करेंगे, तो उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड। द सिस्टम कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, जैसे पी वर्ड कंटेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड इज गिवन। अगर देखिए ही डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, अगर हाई प्रोबेबिलिटी होगा फाइनेंशियल बैंक का तो हम लोग फाइनेंशियल बैंक ही चूज करेंगे। जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसको हम लोग चूज करेंगे प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड में, और फ्रीक्वेंसी में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। फिर एन ग्राम मॉडल आता है, ये 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आप लोग के एग्जाम में। एन ग्राम लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, ये किस पे काम करता है? आपका सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, कैसे वर्ड का सीक्वेंस है। जैसे बाईग्राम हुआ तो 2 वर्ड का हुआ, ट्राईग्राम हुआ तो 3 वर्ड का। तो यहाँ पे देखेंगे आई वांट टू, द मोस्ट कॉमन नेक्स्ट वर्ड इज ईट और गो। तो सिस्टम किस पे प्रिडिक्ट करेगा? प्रोबेबिलिटी पे। जैसे जिसका जो पहले आएगा उसी को सीक्वेंस में पहले ही फिट कर देगा, तो या तो ईट होगा या तो गो होगा। तो यहाँ पे आई वांट टू गो होगा, क्योंकि ये बाईग्राम है। फिर अगला आता है बाइसन मेथड, यूज बाइस थ्योरम। बाइस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे मशीन लर्निंग में, वही होता है। बाइस थ्योरम का यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी। ये उसमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है फार्मूला। तो बाइस मेथड का यूज करता है चूज करने के लिए। फिर होता है मशीन लर्निंग मेथड, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, प्रिडिक्शन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया। आप लोग अगर मशीन लर्निंग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। हाउ स्टैटिकल मेथड वर्क, कैसे ये वर्क करता है स्टैटिकल मेथड। जैसे पहले क्या करता है? कलेक्ट करता है लार्ज डेटा को, फिर काउंट करता है वर्ड का अकरेंस कि कितने बार वर्ड अकर हुआ है। फिर क्या करता है? कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी, फिर चूज करता है मोस्ट लाइकली मीनिंग। यही होता है इसका वर्किंग या स्टेप होता है, कैसे ये स्टैटिकल मेथड वर्क करता है। पहले कलेक्ट करता है, फिर काउंट करता है वर्ड कितना कर हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी कलेक्ट करता है, फिर चूज करता है मोस्ट लाइकली मीनिंग। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ए मेथड इन एनएलपी वेयर प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस द लैंग्वेज। नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? एक मेथड होता है एनएलपी में जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, किसके लिए? अंडरस्टैंड और प्रोसेस लैंग्वेज के लिए। जो भी अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज का प्रोसेसिंग करना हो तो हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं या प्रोसेस करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप लोग सिंपल वन में ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। वाई डू वी नीड इट, हम लोग को ये क्यों ज़रूरत पड़ा प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग? क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, ह्यूमन का लैंग्वेज जो होता है एम्बिगुअस होता है। एम्बिगुअस मतलब मेनी मीनिंग होता है, अनसर्टेन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसीलिए हम लोगों को
जरूरत पड़ा प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, चूज मोर प्रोबेबल इंटरप्रिटेशन। कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी और जो ज़्यादा आया होगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर एग्जांपल में देखेंगे ही वेंट टू बैंक, तो इसका प्रोबेबिलिटी जिसका ज़्यादा होगा हम लोग उसी को सेलेक्ट करेंगे, वही होता है प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे देखेंगे 0.8 फाइनेंशियल बैंक का ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल बैंक ही सेलेक्ट करेंगे। फिर इसका कुछ की कंसेप्ट होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, आप लोग देखे होंगे ऊपर। फिर होता है आपका लैंग्वेज मॉडल। ए लैंग्वेज मॉडल प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस ऑफ वर्ड, जो भी सीक्वेंस में वर्ड लिखा रहता है उसी की प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है। जैसे पी प्रोबेबिलिटी हो गया दिस इज ए बुक, द सिस्टम चेक हाउ लाइकली द सेंटेंस इज। सिस्टम चेक करेगा कितनी लाइकली ये सेंटेंस है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। फिर एन ग्राम मॉडल होता है, ऊपर आप लोग देखे थे। इट यूज प्रीवियस वर्ड टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। ये प्रीवियस वर्ड का यूज करता है कि नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे आई एम, तो मोस्ट लाइकली वर्ड क्या हो सकता है, गोइंग हो सकता है, हैप्पी हो सकता है। तो आई एम गोइंग भी हो सकता है, आई एम हैप्पी, बाईग्राम है। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका होता है, जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, मशीन ट्रांसलेशन हो गया, टेक्स्ट प्रिडिक्शन हो गया, स्पेल चेकिंग हो गया। जैसे स्पेल चेकिंग आप लोग गूगल पे सर्च करते होंगे तो गलत स्पेलिंग लिखते होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है। फिर चैट बॉट हो गया, जो आप लोग वेबसाइट पे देखते होंगे, किनारे बना होता है छोटा सा रिबोट का जैसा, जिस भी वेबसाइट पे आप पहुँचते होंगे तो वहाँ से आप लोग उससे सवाल जवाब करते होंगे। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये वन शॉट वीडियो है, इसलिए अगर हम सब एक एक बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप एडवांटेज डिसएडवांटेज PDF से ही पढ़ लीजिएगा। फिर अगला देखेंगे हम लोग एलिमिनेटिंग प्रोबेबिलिटी NLP में क्या होता है, अगला टॉपिक। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी मीन्स कैलकुलेटिंग हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। इसमें हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि हाउ लाइकली मतलब कौन सा चीज़ हैपन हुआ है। जैसे इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इट मीन्स फाइंडिंग हाउ लाइकली ए वर्ड, सेंटेंस और मीनिंग इज गिवन इज इन ए गिवन कंटेक्स्ट। कैसे माने हाउ लाइक फाइंड करते हैं कि कैसे वर्ड, सेंटेंस और मीनिंग किसी भी कंटेक्स्ट में कैसे है, उसी को हम लोग फाइंड करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी। कैलकुलेट करते हैं कि कोई वर्ड कब हुआ है, कि कैलकुलेट करते हैं हाउ लाइकली समथिंग इज टू बी हैपन, कि कैसे कुछ हैपन हुआ है। मतलब मान लीजिए अचानक कैसे कौन सा चीज़, कौन सा वर्ड पहले आ गया, कौन सा वर्ड बाद में आया, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी इजकल टू हाउ ऑफ्टेन समथिंग अगर, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है कि हाउ ऑफ्टेन समथिंग अगर, कौन चीज़ कितना अकर हुआ है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसी को हम लोग एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इफ़ समथिंग हैपन मोर ऑफ्टेन इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी। अगर कुछ कोई चीज़ ज़्यादा हैपन हुआ है, मतलब कोई काम ज़्यादा हुआ है तो उसका हाई प्रोबेबिलिटी होगा, अगर कोई काम कम हुआ तो उसका लोअर प्रोबेबिलिटी होगा। वाई एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज एम्बिगुअस होता है। सो द सिस्टम कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, कंपेयर डिफरेंट पॉसिबिलिटी और चूज मोर लाइकली वन। इसलिए हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी NLP में। जैसे सेंटेंस देखेंगे, ही डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, तो पॉसिबल मीनिंग आप लोग ऊपर भी देखे थे, रिवर बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल। लेकिन जब सिस्टम चेक करेगा जो मोर प्रोबेबल होगा कंटेक्स्ट में, उसी को वो चूज करेगा। मतलब जिसका हाई प्रोबेबिलिटी होगा, जो ज़्यादा बार अकर होगा, उसी को सिस्टम चूज करेगा। फिर कुछ मेथड होते हैं एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी के, जैसे आप लोग ऊपर भी देखे थे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के।
तो उसका होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड, जिसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चूज करना है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, जिसमें चेक करते हैं यूज एंड प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन, जब प्रोबेबिलिटी डिपेंड हो कोई भी कंटेक्स्ट पे, कोई भी कंटेक्स्ट, जैसे आई वांट टू ईट, जैसे इसमें क्या हो सकता है फूड, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उस पर वो डिपेंड करता है, वही होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर एन ग्राम मॉडल, ये क्या करता है प्रीवियस डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट क्या होगा। यूज प्रीवियस वर्ड टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी, जैसे बाईग्राम होगा तो 2 होगा, मोस्ट प्रोबेबल वर्ड क्या होगा गोइंग होगा, आई एम गोइंग। फिर मैक्सिमम लाइकलीहुड एलिमिनेशन होगा, इट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, ये किस पे बेस होता है ऑब्जर्व डेटा पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। फिर स्मूथिंग टेक्निक हो जाता है, इस सम टाइम वर्ड नेवर अपीयर इन ट्रेनिंग डेटा, तो प्रोबेबिलिटी बिकम 0। कुछ बार होता है कई बार कि वर्ड हमेशा अपीयर नहीं होता है ट्रेनिंग डेटा में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसका 0 हो जाता है। जैसे लेप्लेस स्मूथिंग होता है, एड ऑन स्मूथिंग होता है इसका एग्जाम्पल का मेथड। फिर इसका एग्जाम्पल भी होता है, आप लोग देख सकते हैं, द कैट ड्रिंक मिल्क, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैट ड्रिंक मिल्क क्या होगा, द वर्ड का अलग हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कैट का अलग हो जाएगा और ड्रिंक का अलग हो जाएगा और मिल्क का अलग। मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वर्ड, हर मल्टीपल प्रोबेबिलिटी होगा हर ईच वर्ड का, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट अपॉन डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रिंक डिवाइडेड बाय कैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय ड्रिंक, मतलब प्रीवियस से कंपेयर करके करते हैं। फिर उसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी, एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच या पीओएस टैगिंग क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग जानते ही होंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वही होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पीओएस टैगिंग, इसको पीओएस टैगिंग बोलते हैं, इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ग्रामेटिकली लेबल टैग टू ईच वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे कोई भी वर्ड सेंटेंस में होता है तो उसका एक ग्रामेटिकली लेबल असाइन करना, टैग करना, उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। जैसे मान लीजिए ये बताता है किसी वर्ड में नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक सेंटेंस हो गया राम प्ले क्रिकेट, तो इसमें क्या होगा राम क्या हो जाएगा नाउन हो गया, प्ले हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, और क्रिकेट क्या होगा नाउन हो गया। तो यही टैग असाइन करना ही होता है पीओसी टैग किसी भी आपके सेंटेंस में। तो कॉमन पीओसी टैग आप लोग जानते हैं, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन प्रीपोजिशन कंजक्शन डिटरमाइनर, ये सब आपके होते हैं। वाई पीओसी टैग इम्पॉर्टेंट, पीओसी टैग इम्पॉर्टेंट क्यों है। और मान लीजिए आपको सब कुछ मालूम चल गया कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन, कौन एडजेक्टिव, तो इससे आपका इजी हो जाएगा किसी भी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना और समझना और उस पर काम करना। जैसे पीओसी टैग हेल्प एनएलपी सिस्टम अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, रिड्यूस एम्बिग्यूटी, इम्प्रूव लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन, ये सब आपका हेल्प करता है अगर पीओसी टैग यूज कर देंगे तो। फिर एग्जांपल आप लोग देखते हैं, बुक, दिस इज ए बुक, तो नाउन हो जाएगा, बुक ए टिकट तो वर्ब हो जाएगा। फिर टाइप होते हैं कुछ पीओसी टैगिंग मेथड के, पहले होता है रूल बेस्ड टैगिंग होता है, जिसमें हम लोग ग्रामर रूल यूज करते हैं। इफ वर्ड इंड विथ आईएनजी तो वर्ब होगा, अगर कोई भी आईएनजी से वर्ड इंड होगा तो ये वर्ब हो जाएगा, जैसे रनिंग आपका वर्ब होगा। फिर स्टैटिकल टैगिंग क्या होता है, यूज प्रोबेबिलिटी एंड डेटा, चूज द टैग विथ हाई प्रोबेबिलिटी, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा उसको हम लोग चूज करेंगे, वही होता है स्टैटिकल टैगिंग। फिर मशीन लर्निंग टैगिंग होता है, यूजेज एल्गोरिथम टू लर्न फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली, ये क्या करता है एल्गोरिथम यूज करता है जैसे क्या करे डेटा को लर्न करे ऑटोमेटिकली। जैसे हिडन मार्कोव मॉडल होता है न्यूरल नेटवर्क, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ये आपका पीओसी टैग के अंदर आता है, टाइप ऑफ पीओसी टैग मेथड।
फिर कैसे ये वर्क करता है, इनपुट करता है सेंटेंस को, फिर आइडेंटिफाई करता है कि उस सेंटेंस का टैग क्या होगा ईच वर्ड में, फिर यूज करता है रूल और प्रोबेबिलिटी, फिर असाइन करता है उसके बेस्ट टैग। ऐसे ही आपका पीओसी टैगिंग वर्क करता है। जैसे सी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो वर्ड हो गया सी, प्रोनाउन हो गया इज, हो गया ऑक्सिलरी वर्ड, प्लेइंग हो गया वर्ब, फुटबॉल हो गया नाउन। तो ये इससे आपको असाइन कर देता है। फिर कुछ इसके एप्लीकेशन होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, एक्सप्लेन पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो सेम टू सेम आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अगर 10 नंबर में आता है तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच समझा सकते हैं, टैगिंग, फिर कुछ कॉमन टैग लिख सकते हैं, फिर एग्जाम्पल समझा सकते हैं, फिर टाइप लिख सकते हैं, 3 टाइप के होते हैं, और कैसे वर्क करते हैं ये सब आप लोग लिख सकते हैं, और एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो आपका 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। फिर अगला टॉपिक आता है आपका ऑब्टेनिंग लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी। कैसे हम लोग लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन करें। तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी। लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। The lexical probability refer to the probability of word having a particular meaning, part of speech uses in given context. लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी रिफर क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड, जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर उसका मीनिंग हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो, और यूजेस हो कोई भी गिवन कंटेक्स्ट में, उसी को हम लोग कहते हैं लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे सिंपल वर्ड में देखेंगे, इट टेल हाउ लाइकली ए वर्ड बिलोंग टू द सर्टेन कैटेगरी और मीनिंग। ये बताता है कि कोई भी वर्ड है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका मीनिंग क्या है। जैसे वर्ड हो गया बुक, तो ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। जैसे दिस इज ए बुक, तो दिस इज ये किताब है, तो ये नाउन हो जाएगा। बुक ए टिकट, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा। अगर लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा तो इसी में आपका प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा। से 0.7 0.3 थे आप लोग का प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर ये वाई लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि चूज करे करेक्ट मीनिंग, असाइन करे करेक्ट पीओएस टैग, और इम्प्रूव करे सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग को, इसीलिए हमको लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ी। फिर ये कैसे ऑब्टेन होता है लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी, इसके कुछ स्टेप होते हैं। लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी आर ऑब्टेन यूजिंग लार्ज टेक्स्ट डेटा। लार्ज टेक्स्ट डेटा क्या कहते हैं, कॉर्पस भी कहते हैं, तो आप कॉर्पस भी लिख सकते हैं। पहला होता है फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, नाम से पता चल रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी बाय वर्ड। तो यहाँ पे काउंट करेंगे वर्ड इन कैटेगरी, कैटेगरी का वर्ड, फिर टोटल काउंट ऑफ वर्ड, इससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे नाउन का काउंट है 70 और वर्ड का काउंट है 30। अगर वर्ड बुक है तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसी को हम लोग मान लेंगे। फिर उसके बाद यूज करते हैं एंड नोटेड कॉर्पस, ए टैग डेटा सेट वेयर वर्ड ऑलरेडी हैव लेबल। ये टैग्ड डेटा सेट होता है जिसमें वर्ड ऑलरेडी लेबल में होता है। जैसे बुक ए टिकट, तो बुक ए टिकट, बुक क्या हो गया, वर्ब हो गया। और दिस इज ए बुक, तो बुक क्या हो गया, पे नाउन हो गया। तो इसमें टैग ऑलरेडी लेबल होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एनोटेड कॉर्पस, एनोटेड कॉर्पस। फिर अगला होता है यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टैग गिवन ए वर्ड। फिर यूजिंग स्टैटिकल मॉडल, स्टैटिकल मॉडल का हम लोग यूज करते थे, ऊपर भी देखे थे, हिडन मार्कोव मॉडल और मशीन लर्निंग मॉडल। तो यही होता है आप लोग का लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी कैसे ऑब्टेन करते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, एंटोनेटेड कॉर्पस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग स्टैटिकल मॉडल। फिर एग्जांपल होता है आपका सेंटेंस का, एक बुक ए टिकट, इसका वर्ड टैग और प्रोबेबिलिटी। तो बुक हो जाएगा वर्ब और प्रोबेबिलिटी हो गई 0.8। फिर यहाँ पे बुक हो जाएगा वर्ड, टैग हो जाएगा नाउन, प्रोबेबिलिटी 0.1। तो हम लोग क्या यहाँ पे चूज करेंगे वर्ब, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
फिर एप्लीकेशन आपका इस सब का देख सकते हैं। पहला होता है पीओएस टैगिंग, फिर वर्ड्स एंड डिसएम्बिगुएशन, फिर पार्सिंग, फिर मशीन ट्रांसलेशन। ये सब आप लोग ऊपर पढ़े होंगे, इस पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े थे, क्या होता है वही आप लोग लिख देंगे। इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन टू पर्टिकुलर मीनिंग। वर्ड जो भी होगा है उसके पास क्या होगा, पर्टिकुलर मीनिंग होगा, पार्ट ऑफ स्पीच होगा और यूजेस इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। यही होता है आपका लेक्सिकल प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग यहाँ से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं और एग्जाम्पल से समझा भी सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आया हुआ है। और कोई आपका टॉपिक छूट जाता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिर ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये बहुत बार पूछता है, PCFG इसको भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये जो आप ऊपर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़े थे उसी का एक्सटेंशन होता है। वहाँ पे जो भी ईच ग्रामर रूल होते हैं हैज अटैच विथ प्रोबेबिलिटी। जो भी ग्रामर रूल आप लोग ऊपर पढ़े थे उसके साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी अटैच कर देते हैं। ऐसे आप लोग पढ़े थे एस गिव नाउन फेज, एस डिनोट वर्ब फेज। तो जैसे आप लोग ऊपर सेकेंड और थर्ड यूनिट में पढ़े थे कि आप लोग ग्रामर रूल यूज करके कैसे डिफाइन करते हैं किसी सेंटेंस का नाउन फेज वर्ब फेज। तो ऐसे आपका प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है जहाँ पे हर एक वर्ड के साथ हम लोग ग्रामर रूल अटैच कर देते हैं। ये एक्सटेंशन होता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये क्या करता है, चूज द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर। ये मदद करता है मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर को चूज करने में। फिर रिड्यूस करता है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो। फिर इम्प्रूव करता है पार्सिंग एक्यूरेसी। जैसे बेसिक आइडिया ऑफ सेंटेंस डिस्क्राइब डिनोट करता है नाउन फेज वर्ब फेज। तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे असाइन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो इसका अगर 90% चांस तो फॉलो नाउन प्लस वर्ब फेज, 10% चांस सेंटेंस तो फॉलो वर्ब फेज ओनली। एग्जाम्पल, द बॉय ईट मैंगो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस नाउन फेज वन फेज सबके साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे तो ये आपका प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगा। ये कैसे वर्क करता है, इनपुट सेंटेंस इज गिवन, पार्स करेंगे, जनरेट मल्टीपल पास ट्री, इस ट्री गेट प्रोबेबिलिटी स्टोर। हर ट्री को प्रोबेबिलिस्टिक स्कोर देंगे। फिर चूज करेंगे जिसके पास हाई प्रोबेबिलिटी ट्री होगा। यही होता है आपका प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ टू पास ट्री, आई सॉ ए मैन विथ टेलीस्कोप। तो आप लोग ऊपर देखे थे इसका 2 स्ट्रक्चर होता है, टेलीस्कोप यूज मी या टेलीस्कोप बिलोंग टू मैन। तो ये आपका होता है, अगर जिसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, जो सबसे ज़्यादा अकर होगा उसी को हम लोग चूज करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं कैसे होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डिनोट नाउन फेज वर्ब फेज, इसका कितना प्रोबेबिलिटी है इसका ये देख सकते हैं। जैसे ये प्रोबेबिलिटी दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका फार्मूला होता है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्रोबेबिलिटी आएगा तो आपका वही आंसर हो जाए। देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, डिफाइन प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट पार्सिंग एल्गोरिथम, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पास ट्री इन पीस। यहाँ पे आप लोग देख देते हैं ये कैलकुलेशन हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वर्क करता है और इसका एग्जांपल है। और ये PCFG क्या होता है तो आप लोग पूरा डिफाइन कर सकते हैं।
फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। व्हाट इज अ बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग। बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग क्या होता है। बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग is a parsing technique in NLP where the parser always select the most promising best option first based on some score। ये क्या होता है बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग। ये एक पार्सिंग टेक्निक होता है एनएलपी में, जहाँ पे पार्सर क्या होता है वो ऑलवेज सेलेक्ट करता है मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन। जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसी को पार्सर हमेशा सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन सम स्कोर, कुछ स्कोर पे। जैसे जिसका प्रोबेबिलिटी स्कोर ज़्यादा होता है उसी को ये पहले सेलेक्ट करता है, इसीलिए उसको कहते हैं बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग। सिंपल आइडिया, ऑलवेज चूज द बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट। जैसे आप लोग बहुत सारे ऑप्शन होता है तो उसी ऑप्शन को चूज करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। वाई बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग इज यूज। हम बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है सेव करता है टाइम, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और फाइंड करता है करेक्ट स्ट्रक्चर फास्टर में। इसीलिए हम लोग बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग यूज करते हैं। ये आप लोग 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग 2 पॉइंट लिख सकते हैं, सेव टाइम, इम्प्रूव एफिशिएंसी। फिर ये कैसे वर्क करता है इसको भी देख लो। इनपुट करते हैं सेंटेंस को, फिर जनरेट करते हैं पॉसिबल पार्सिंग ऑप्शन, फिर असाइन करते हैं स्कोर, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया ईच ऑप्शन को, फिर चूज करता है बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट, फिर कंटिन्यू करता है अंटिल फुल पार्स इज फाउंड। यही आपका स्टेप होता है जिस पे बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग वर्क करता है। फिर एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक सेंटेंस हो गया, आई सॉ ए मैन विथ टेलीस्कोप। ये एग्जांपल आप लोग बहुत बार देख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। आई यूज ए टेलीस्कोप, मैन हैज ए टेलीस्कोप। तो बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा प्रोबेबिलिटी और चूज करेगा मोर लाइकली इंटरप्रिटेशन फर्स्ट। जिसका मोर लाइकली इंटरप्रिटेशन होगा उसी को पहले ये चूज करेगा बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग। फिर इसके कुछ की कंपोनेंट होता है, प्रायोरिटी क्यू, इवैल्यूएशन फंक्शन, ह्यूरिस्टिक, ये सब कुछ की कंपोनेंट होते हैं। फिर एग्जांपल कैसे होता है आप लोग देख सकते हैं। पार्स 1 में हाई प्रोबेबिलिटी, पार्स 2 में लो प्रोबेबिलिटी, तो ये सेलेक्ट करेगा जिसका हाई प्रोबेबिलिटी है। ये होता है एग्जांपल। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए एग्जाम में भी आया हुआ है आपका यही सेम क्वेश्चन, डिस्कस बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग इन डिटेल। तो आप लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग का आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, फिर हम लोग क्यों यूज करते हैं, फिर कैसे वर्क करता है, फिर एग्जांपल दे सकते हैं, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। तो 10 में 10 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, सिमेंटिक एंड लॉजिकल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज सीमेंटिक। सीमेंटिक क्या होता है, सीमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सीमेंटिक क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग को स्टडी करना सीमेंटिक कहलाता है। मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका मीनिंग को स्टडी करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, उसी को हम लोग सीमेंटिक कहते हैं। जैसे सेंटेंस हो गया राम इट्स मैंगो, तो ग्रामर क्या बोलता है, ग्रामर टेल्स स्ट्रक्चर बट सीमेंटिक टेल्स राम इज डूइंग द एक्शन ऑफ ईटिंग मैंगो। तो सीमेंटिक ये बताता है, ग्रामर केवल स्ट्रक्चर बताता है, यही होता है सीमेंटिक। फिर सीमेंटिक इंपॉर्टेंट क्यों एनएलपी में, अंडरस्टैंड करता है मीनिंग का सेंटेंस, रिमूव करता है एम्बिग्यूटी, आंसर क्वेश्चन करेक्टली देता है, इम्प्रूव करता है आपका ट्रांसलेशन। फिर टाइप ऑफ मीनिंग इन सीमेंटिक होता है, जैसे लेक्सिकल हो गया, कंपोजिशन हो गया, ये सब आप लोग के टाइप ऑफ मीनिंग इन सीमेंटिक होता है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज लेक्सिकल फॉर्म। लेक्सिकल फॉर्म क्या होता है, ये सब 2 नंबर में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। तो लेक्सिकल फॉर्म इज ए फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस मीनिंग। ये क्या होता है, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग का, जिसको हम लोग लेक्सिकल फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे सेंटेंस है राम ईट्स मैंगो,
तो लॉजिकल फॉर्म इसका क्या होगा, ईट हो जाएगा आपका ब्रैकेट के बाहर और राम एंड मैंगो आपके ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो यही होता है आपका फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस मीनिंग। किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करना ही आपका क्या होता है, लॉजिकल फॉर्म होता है। ईट कौन कर रहा है, राम, मैंगो। दिस इज क्लियरली सो एक्शन ईट हो जाएगा और सब्जेक्ट राम और ऑब्जेक्ट, तो एक्शन पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। यही होता है इसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन लॉजिकल फॉर्म का। जैसे यहाँ पे देखेंगे मोर एग्जाम्पल में सेंटेंस सीता लव्स राम, तो लव पहले आ जाएगा एक्शन और सीता पहले आ जाएगा, उसके बाद राम आ जाएगा। तो वैसे ही आपका होता है लेक्सिकल फॉर्म। फिर इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, प्रीडिकेट, आर्गुमेंट, वेरिएबल, क्वांटिफायर। प्रीडिकेट मतलब एक्शन हो गया, आर्गुमेंट मतलब हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई और क्वांटिफायर का मतलब ऑल और सम। कुछ कंपोनेंट होते हैं। फिर इसका एप्लीकेशन आप लोग और एडवांटेज डिसएडवांटेज देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है वर्ड सेंस एम्बिग्यूटी क्या होता है। वर्ड सेंस क्या होता है और एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी आप लोग ऊपर पढ़े थे, वर्ड सेंस देखते हैं क्या होता है। ए वर्ड सेंस मीनिंग मीन्स द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड सेंस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड, इसका मतलब यही होता है किसी भी मीनिंग का, वर्ड का डिफरेंट मीनिंग, कोई भी वर्ड हो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है वर्ड सेंस। जैसे वन वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होता है, उसी को हम लोग वर्ड सेंस कहते हैं। एंड ईच मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड सेंस, हर मीनिंग को हम लोग वर्ड सेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, जैसे एम्बिग्यूटी होता था वैसे ही वर्ल्ड बैंक हो गया, तो डिफरेंट वर्ड सेंस बनेगा, फाइनेंशियल बैंक और रिवर बैंक। तो फाइनेंशियल बैंक होगा तो मनी और रिवर बैंक होगा तो साइड ऑफ रिवर। ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं। और व्हाट इज एम्बिग्यूटी, सबसे पहले यही पढ़े थे। एम्बिग्यूटी अकर व्हेन वर्ड और सेंटेंस है मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग हो गए, और यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग होता है। दोनों आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा, दोनों सिमिलर ही होते हैं। फिर आप लोग टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी ऊपर भी पढ़े थे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड सेंस एंड एम्बिग्यूटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है आप लोग देख सकते हैं। वर्ड सेंस आर मेन रीजन फॉर एम्बिग्यूटी, वर्ड सेंस क्या होता है, मेन रीजन होता है एम्बिग्यूटी में, एम्बिग्यूटी खातिर, क्योंकि वर्ड सेंस के अंदर, एम्बिग्यूटी के अंदर ही वर्ड सेंस होता है। जैसे वन वर्ड मेनी मीनिंग, मेनी मीनिंग कन्फ्यूजन, यही होता है आपका रिलेशनशिप। बुक ए टिकट वर्ब हो जाएगा, दिस इज ए बुक नाउन हो जाएगा। यही होता है रिलेशनशिप वर्ड सेंस और एम्बिग्यूटी के बीच में। फिर अगला देखेंगे वर्ड सेंस डिसएम्बिगुअस क्या होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर या 10 नंबर में। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुअस का मतलब ये होता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कंटेक्स्ट, कोई भी कंटेक्स्ट में करेक्ट मीनिंग फाइंड करना ही वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन होता है। जैसे इन सिंपल वर्ड इट रिमूव एम्बिग्यूटी, जो भी आपके एम्बिग्यूटी होते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग, उसी को रिमूव करने का काम ही वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन करता है, करेक्ट मीनिंग फाइंड करता है किसी भी कंटेक्स्ट में। जैसे सेंटेंस ही डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, तो करेक्ट सेंस तो यही होगा फाइनेंस बैंक। तो अगर ही सेट नियर द बैंक ऑफ रिवर, तो इसका करेक्ट मीनिंग यही होगा कि रिवर का बैंक, जो नदी का किनारा, तो यही को इसी को रिमूव करता है एम्बिग्यूटी को, इसीलिए हमको उसको वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन कहते हैं। किससे, कौन कौन से मेथड से रिमूव करता है, पहला होता है कंटेक्स्ट बेस्ड मेथड, जिसमें क्या होता है यूज सराउंडेड वर्ड टू अंडरस्टैंड मीनिंग, सराउंडेड वर्ड को यूज करता है अंडरस्टैंड मीनिंग। फिर स्टैटिकल मेथड होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी से। फिर पीओएस टैगिंग होता है जिससे आइडेंटिफाई करता है वर्ड क्या है, नाउन हो सकता है या वर्ब। फिर सिमेंटिक एनालिसिस,
जिसमें अंडरस्टैंड करता है मीनिंग ऑफ सेंटेंस। फिर इम्पोर्टेंट देखेंगे एनएलपी में क्यों है। इम्प्रूव करता है ट्रांसलेशन, इम्प्रूव करता है सर्च इंजन, फिर इम्प्रूव करता है चैटबॉट, फिर इम्प्रूव करता है स्पीच रिकॉग्निशन। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट किया गया है वर्ड्स एंड एम्बिगुएशन। फिर देखेंगे अगला टॉपिक, इनकोडिंग एम्बिग्यूटी इन लॉजिकल फॉर्म। तो लॉजिकल फॉर्म आप लोग ऊपर ही पढ़ते, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मीनिंग का सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस का मीनिंग को फॉर्मल रिप्रेजेंट करना या सिंबल से रिप्रेजेंट करना, उसी को हम लोग लॉजिकल फॉर्म कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखे थे, पहले एक्शन आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। राइट शॉर्ट नोट ऑन लॉजिकल फॉर्म। तो ये देखे आप लॉजिकल फॉर्म का शॉर्ट नोट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। फिर एम्बिग्यूटी आप लोग देखे ही थे क्या होता है। फिर व्हाट इज इनकोडिंग एम्बिग्यूटी इन लॉजिकल फॉर्म। इनकोडिंग एम्बिग्यूटी लॉजिकल फॉर्म में क्यों होता है, क्या होता है। इनकोडिंग एम्बिग्यूटी इन लॉजिकल फॉर्म मीन्स रिप्रेजेंटिंग all possible meaning of sentence in logical form instead of choosing only one immediately। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉसिबल मीनिंग, जितने भी पॉसिबल मीनिंग होते हैं किसी भी सेंटेंस को, सबको रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल फॉर्म में। इंस्टेड ऑफ मतलब कि वन, किसी को इमीडिएटली चूज करने के बजाय ये क्या करता है, ऑल पॉसिबल मीनिंग को से रिप्रेजेंट कर देता है किसी भी सेंटेंस में। जितने भी सेंटेंस के ऑल पॉसिबल मीनिंग होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है बिना एक के कोई भी इमीडिएटली चूज करके किए बिना। उसी को हम लोग कहते हैं इनकोडिंग एम्बिग्यूटी इन लॉजिकल फॉर्म। जैसे सिंपल वर्ड में देखेंगे, स्टोर करता है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन और डिसाइड करता है करेक्ट मीनिंग लेटर यूजिंग कंटेक्स्ट। बाद में यूज करता है कंटेक्स्ट का, उससे पहले ये डिसाइड कर लेता है इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। फिर ये आप लोग मेथड देख सकते हैं इनकोडिंग एम्बिग्यूटी के, मल्टीपल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, अंडर स्पेसिफाइड रिप्रेजेंटेशन, फिर यूजिंग वेरिएबल हो गया, फिर रूल एप्लीकेशन क्या होते हैं, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहीं पे आपका यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। और कोई टॉपिक छूट जाता है यार, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, और बढ़िया से पढ़ते हैं तो। और अगर कोई भी एग्ज़ाम में इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और भी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।